जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप भी कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और साहित्यिक हिंदी का पेपर देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम का, तो निश्चित रूप से ये पेपर बिल्कुल आपके लिए रामबाण होने वाला है। यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। और यहाँ पे मैं पूरा का पूरा ना दोस्तों ये पेपर हल करके दिखा रहा हूँ आपको। देख सकते हो 2024 का पेपर है फाइनली। अगर आप 2025 में या 26 में भी देख रहे हो तब भी आपको एक मोटा मोटा हिसाब लग जाएगा कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है। बल्कि 2024 के लिए तो यही पेपर आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आया है, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। तो यहाँ पर आ है द्विवेदी युग, बा भारतीय युग, सी युग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, तो दोस्तों ये है परीक्षा गुरु। द्विवेदी युग की पत्रिका हंस पत्रिका। हिंदी प्रदीप आपको पता है, प्रताप पता है, धर्मयुग पता है, ये सारे पत्रिका आपको पता है द्विवेदी युग की नहीं है। और हंस पत्रिका जो प्रेमचंद द्वारा संपादित थी ये आपके द्विवेदी युग की है। बेईमान की परत किस विधा की रचना है। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि बेईमान की जो परत है ये हरिशंकर परसाई की व्यंग है। और यहाँ पर व्यंग ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको एक निबंध का रूप दे दिया गया है। तो व्यंग ज़्यादातर निबंध में आता है, तो यहाँ पर निबंध लिख दिया गया है। ठीक है, प्रेम और परिवार की विधा है। तो ये जो प्रेम और परिवार है ये दोस्तों निबंध है। ठीक है, राम भक्त शाखा के कवि नहीं हैं, पूछा है तो राम भक्त शाखा के कवि नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास ये सब राम भक्त शाखा के कवि हैं। नंददास राम भक्त शाखा के कवि नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। तो दोस्तों युगांत। युगांत जो है वो पंत जी की प्रगतिवादी रचना है। युगांत से लेकर के ग्राम्या तक जितने भी इन्होंने रचनाएं रची हैं पूरी की पूरी रचना प्रगतिवादी मतलब प्रवृत्ति पर आधारित है। ठीक है, बाकी यहाँ पे पल्लव, गुंजन, बीड़ा देख सकते हैं। जो पल्लव है दोस्तों इसका जो वो है क्या कहते हैं भूमिका है वह है छायावाद की भूमिका, छायावाद की भूमिका कही जाती है। और युगांत की जो भूमिका है वह छायावाद की अंतिम भूमिका कही जाती है, यानी छायावाद बंद हो रहा है। ठीक है, यानी समाप्त हो रहा है। वीर रस की कृति है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि वीर रस के कवि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर बिहारी ससाई जो कि नैतिक दोहा लिखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो ये तो हो नहीं सकते। सूरसागर आपको पता है ये नहीं हो सकता। शिवा बावनी ये कृति है भूषण जी का, और भूषण जी रीत काल के कवि हैं और ये बहुत बड़े वीर कवि हैं, यानी वीर रस के कवि हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे शिवा बावनी जो रचना है वो वीर रस की कवि हो जाएगी, वो रचना हो जाएगी। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य है। ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है, ये भी आपको पता है। छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पे सरस्वती जो है वो द्विवेदी युग की है। प्रताप भी यहाँ पर प्रताप पत्रिका के जो संपादक हैं आपको पता है ये भी छायावादोत्तर नहीं है। कादम्बिनी जो है ये छायावाद की है, 1960 में प्रकाशित हुई थी। विशाल भारत भी नहीं है, ऑप्शन सही हो जाएगा कादम्बिनी। ठीक है, रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल कितने कांड हैं, 7। ठीक है, अगला है निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलकर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। तो यहाँ पे राष्ट्र प्रेम या ऐसा कुछ करके एक चैप्टर आप में है राम नरेश का, ऐसा कुछ करके, तो वहीं से ये लिया गया है। आप पूरी यहाँ पर जो क्वेश्चन है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आप लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें हल करके दिखा रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको खुद से हल करना है, ताकि आप चूंकि देखो अब अंतिम समय चल रहा है आपको परीक्षा देने का, तो इतना तो आपको ये सब तो नॉलेज होगा ही होगा। तो बस केवल मैं मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ कि ऐसी क्वेश्चन आता है और ये आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है वो किताब से देख लीजिएगा, जो मेरे को आ रहा है मतलब जो मैं हल किया हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जो नहीं हल है वो आप लोग कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे है राष्ट्रीयता की भावना के लिए किसके प्रति चेतना जागृत होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर है उन राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए समान है। किसके प्रति, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव फैलने चाहिए। ठीक है, किसके प्रति, यहाँ पर अभी तक प्रश्नों के आंसर नहीं मिला, तो कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति। ठीक है, पूरी की पूरी यहाँ पे पद्यांश जो है वो इसका आंसर हो जाएगी।
अगला यहाँ पे है राष्ट्र के निवासियों को कब तक सुप्त ही समझना चाहिए, जब तक वो यहाँ पर जितने भी चीजें बताई गई हैं इनके प्रति क्या नहीं करते, जिज्ञासा व्यक्त नहीं करते अपना, ठीक है। इसके बाद है पृथ्वी और आकाश के बीच तथा समुद्र में कौन सी अपार संपदा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो चलते रत्नों की राशियां हैं, तो क्या मिलता है इसमें, सब कुछ है। जैसे पेड़ है, हवा मिल रहा है हमको, जल है, ठीक है, सोना है, चांदी है, तांबा है, सब कुछ है, ठीक है। आगे है यहाँ पर अथवा करके है, अगर आप ये नहीं हल कर पा रहे हैं तो अथवा है भाषा संस्कृत का अटूट अंग है, संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचल को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नए भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क से लेकर अंगा तक है। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है आपको, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, सांस्कृतिक परिवर्तन तथा विज्ञान संबंधित नवीन प्रयोग आदि हमारी भाषा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये आपको इसी जो पैराग्राफ है इसको पढ़ के आपको देना है, ठीक है। बिल्कुल आप यहाँ पर दे लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर है कि सांस्कृतिक हलचलें किसके प्रति पर्याप्त नहीं है, वो आपको बताना है। इसके बाद है निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हम हो पहचानती हैं, पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। तो यहाँ पर हरिचंद का नाम आया है, तो ये बिल्कुल आधुनिक काल के जो मतलब कि कवि हैं भारतेंदु युग के, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उन्हीं का है ये। तो आप पूरी उनका देख लीजिएगा कौन सा पाठ आप में है। और गोपियाँ सदैव किसके बिना बिहाल करती हैं, तो यहाँ पर गोपियाँ आपको यहाँ पर इसका जब अर्थ आप लोग निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सर्वव्यापक कौन है, तो ब्रह्म सर्वव्यापक है। अथवा है कहते आए थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सही सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे रहे कुमाता माता। तो इसका आपको गद्यांश का लिखना है। तो ठीक है, ये भी बहुत ओजपूर्ण वाणी में लिखा गया है, ठीक है। कैकेयी वाले पार्ट से लिया गया है जिसमें कैकेयी का वर्णन है, तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरा आ जाएगा। है कहते आते थे यही अभी नरदेही, पंक्ति किसने कही है, ये आपको बताना है। कैकेयी के अनुसार उनसे हुआ पाप किसने कराया, ये आपको बताना है। कैकेयी के अनुसार उसे दुष्कृत्य को देखकर अब लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचती है, वो बताना है। इसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है, वासुदेव शरण अग्रवाल का है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालना है। नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, नंबर 2 रामधारी सिंह दिनकर हैं, या महादेवी वर्मा हैं। तो ये सब आपके किताब में है भाई, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, अच्छे से आप लोग हल कर लीजिएगा जाकर के। आपको वैसे पता होगा क्योंकि अंतिम दौर चल रहा है परीक्षा का, ठीक है। इससे पहले जो चैनल पे मॉडल पेपर डाले गए हैं वो पूरा का पूरा मैं एक एक इन सब का एक एक जीवन परिचय दिखाया हूँ सबका। ये आखिरी कल या परसों पेपर, ये आपका आखिरी टाइम का मैं पेपर डाल रहा हूँ। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग श्री गणेश अकेडमी चैनल से जुड़े हुए हो, पूरा का पूरा पेपर आप लोग हल कर ले रहे हो। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा बस संक्षेप में लिखिए। तो पंचलाइट में कहानी में आपको पता है दोस्तों कि लैंप ले जाया जाता है, वो जलता नहीं है, तो एक लड़का होता है बाहर से, उसको जलाया जाता, उसको बुला के जलाया जाता है, उसकी हुक्का पानी पंचायत बंद किए रहते हैं। फटेश्वर नाथ के रेंड की ये बहुत मार्मिक कहानी है, ठीक है। गाँव से जुड़ी हुई है, संस्कृत से जुड़ी हुई है गाँव की, तो आपको इसको पता ही है। बहादुर कहानी में बहादुर नाम का लड़का जो होता है उसको नौकर बन जाता है एक पंडित के घर में, और उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार वो लोग करते हैं। एक दिन जब वह रात में भाग जाता है चुपचाप, उससे कोई चीज सामान गिर गया रहता है, तो उसको डर रहता है कि मालिक मारेंगे, तो वो भाग जाता है, ठीक है। मालिक से उसको डर नहीं रहता है, मालिकिन से डर रहता है, इसलिए वो भाग जाता है। लेकिन जब वो भाग जाता है घर छोड़ करके, तो तब उन लोगों को पता चलता है कि यार बहादुर कितना कार्य करता था, ठीक है। वो पैसों की चोरी भी उन लोगों ने लगा दी थी उस नौकर के बारे में, बहादुर में, जबकि बहादुर एकदम सही आदमी था, ठीक है। तो वो आपको मैंने थोड़ा थोड़ा याद दिला दिया, आप लोग बिल्कुल जाकर के चेक कर लेना। कर्मनाशा की हार अथवा पंचलाइट कहानी के मुख्य पात्र का चित्रण आपको करना है। तो कर्मनाशा की हार भी बहुत अच्छा चैप्टर है, यू ऑल्सो नो, अगर आपने पढ़ा होगा तो। निम्नलिखित खंड काव्यों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखो, मैं तो प्रतापगढ़ जिले से हूँ, तो यहाँ पर मेरे यहाँ जो चलता है वो यहाँ पर सत्य की जीत चलता है। आप जिस भी
जिले से होंगे। किताब जब आप देखेंगे तो वहाँ पर खंडकाव्य के ऊपर वहाँ पे जिले दिए गए रहते हैं कि ये जिले वाले ये पढ़ें, तो आप उसको पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर अनिवार्य संस्कृत है। निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर का है संस्कृतस्य साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुल गुरु कालिदासः अन्ये च भासभारवी भवभूत्यादयो महाकवयो स्वकीयो ग्रंथरत्नो अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। इदं भाषा अस्माभिः मातृशं सम्मापनीया वंदनीया च यतो भारत मातु स्वतंत्रतया गौरवम् अखंड तत्व सांस्कृतिक एकत्वं संस्कृते नैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्रचिन्तमः श्रेष्ठा चास्ति ततः सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती इति। अथवा करके यहाँ पर दिया गया है। आपको पहले ये आदिकवि वाल्मीकि वाले पार्ट से है, आपको इसको लिख देना है। अथवा अगर आप हल नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये सेकंड वाला भी कर सकते हैं। ये वाला है यदा अयम 16 वर्ष देशीया आसीत् तदास्त कनियसी भगिनी विसुचिया पंचतत्वगतः स वर्षत्रयान्तरमस्य पित्रोऽपि दिवंगतः त्रयोर्नो मृत्युं दृष्ट्वा आसीदस्य मनसि कथं वायं लोका मृत्यु भयात् मुक्ता स्यादिति चिन्तयतः एवास्य हि सहैव वैराग्यप्रदीपा ज्वलितः एकस्मिन् दिवसे अस्ततंगे भगवती भास्वती मूल शंकर गृहमत्यजत। ऐसा यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। ख है प्रस्तरेषु चारम्येतु विविधा कानन द्रुमा वायु वेग प्रचलिता पुष्परैव किरंतिम गाम। अथवा करके दिया गया है न चौर्यहारम न चाराजहार न भ्राति व्याज्यम न चारभारकारी वैकृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधानम प्रधानम। आप इस श्लोक का अर्थ लिख सकते हैं न चौर्यहारम न चाराजहार, न चोर चुरा सकता है, न राजहार न राजा अपहरण कर सकता है, उसको आपसे मांग सकता है, न भ्राति व्याज्यम न चाभारकारी, न जो भ्राति हैं यानी भ्राता लोग हैं न भाई लोग उसे बांट सकते हैं। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। जितना व्यय करोगे जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा। विद्याधनम एक ऐसा धन है जो पूरे धन में सर्वप्रधान है। 9वां है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर आपको देना है। संस्कृत साहित्य से आदि कवि का आशीष, तो यहाँ पर आपको पहले दी गया कि आदि कवि कौन है, वाल्मीकि हैं। विद्यार्थिना किम तजेत, तो आपको पता है विद्यार्थी सुख त्याज देते हैं सुखीना। वित्तेन कस्या आसाना अस्ति, तो यहाँ पर वित्तेन कस्या आसाना इसको आपको बताना है। इसके अलावा यहाँ पर है अन्यदा भोजा कुत्र अगच्छत, यहाँ पर हास अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है। हास रस किसे कहते हैं, ठीक है, जब कोई व्यक्ति विशेष को देख करके या किसी दृश्य को देख करके हमारे मुख में अनायास हंसी आ जाती है, ठीक है, विचित्र वेशभूषा को देखकर हंसी आ जाती है, तो वहाँ पे हास्य रस होता है, ठीक है। वीर रस क्या होता है, जब हम लोग कोई ओजपूर्ण वाणी को सुन करके या कविता का पाठ सुन करके दृश्य देख करके जब हमारे अंदर उत्साह रूपी अस्थायी भाव का संचार हो जाता है तो वहाँ वीर रस हो जाता है। उदाहरण आप यहाँ पर हास्य का भी दे सकते हैं, वीर का भी दे सकते हैं। रोला अथवा सोरठा छंद का उदाहरण देकर आपको समझाना है। रूपक अथवा यमक अलंकार की परिभाषा देना है। ये 3 आपको रट लेना है, ये 3 आपके 100% 12 वाले कोर्स में आने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी शैली में निबंध लिखना है। कोरोना संकट और भारतीय अर्थव्यवस्था, स्वदेश प्रेम, दूरदर्शन की उपयोगिता, मेरा प्रिय कवि। तो मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना संकट और भारतीय अर्थव्यवस्था में आप लोग लिखिएगा। आपको पता है ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और यहाँ पे यातायात बंद हो गया था, घर से लोग निकल नहीं रहे थे, मंडी पूरी बंद चल रही थी, लोगों में तितर बितर मचा हुआ था, भारी संकट देश में आ गया था, ठीक है। इस प्रकार ऐसे समय में अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डगमगा गया था। लेकिन यही समय में घर से काम करने को हम लोगों को बढ़ावा मिला कि वर्क फ्रॉम होम आया, जहाँ से हमने फिर से काम करना घर से स्टार्ट किया, कंपनियाँ ऑनलाइन हुई, पढ़ाई ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ, अर्थव्यवस्था फिर से घर से तगड़ी होने लगी, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे 12 है। नायका का संधि विच्छेद क्या होगा, नय धन का होगा। हरिव का संधि विच्छेद क्या होगा, सज्जना का क्या होगा, शतधन जना होगा। सीधा हरिधन यू होगा हरिव का, ठीक है। आधन ई से ए हो जाता है। नीलाम्बुजम में कौन सा समास है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। उप तटम में कौन सा अलंकार है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा।
आत्मस्व शब्द के विभक्ति और वचन आपको लिखना है। नाम रूप बनता है, कैसे बनता है वो आपको बताना है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। करोद रूप होता है क्री धातु के, तो ये आप लोग कर लीजिएगा भाई लोग। पाप पिब धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, पिबती होता है शायद, तो आप देख लीजिए यहाँ पर पिबती है। दमे लघुता में प्रत्यय क्या है आपको बता देना है। ता प्रत्यय है। गंतव्य में प्रत्यय है। गंतव्य में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तो यहाँ पे तब जौन सा भी हो आप इंटरनेट में देख लीजिएगा। रेखांकित पदों में से किसी एक में प्रयुक्त विभक्त तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख आपको करना है। तो ये आपको कर देना है कि यहाँ पे श्री गुरुवे में कौन सी विभक्ति है, यहाँ पे मोदक में रहना चाहिए, विद्यालय में कौन सा है। इसके अलावा यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं कुछ, जिसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। यह राम की किताब है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, राजा स्वभाव से सज्जन है, पंडित ज्ञान देता है, वह आंखों से देखती है। यहाँ पर पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं ये वाला वृक्षात पततम पतंत ऐसा कुछ है, मतलब मेरे को याद नहीं है, कक्षा 6 वो मैंने पढ़ा था इसको, ठीक है। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।